तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो आपके हिंदी साहित्य की दूसरी पाठ्य पुस्तक अंतराल है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो अंतराल पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसका वेटेज है आपके बहुत अधिक रहने वाला है। इसमें जो 4 पार्ट है उनमें से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक पार्ट से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 12 नंबर में 5 नंबर के छोटे 1-1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न है वो 2-2 नंबर वाले पूछे जाएंगे, एक 3 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसमें सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो पार्ट है आपके अति महत्वपूर्ण रहने वाले। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपके जो पहले एबीसीडी वाले प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है सूरदास की झोंपड़ी कहानी है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है। जो सूरदास की झोंपड़ी कहानी है वो प्रेमचंद का जो रंगभूमि उपन्यास है उसका अंश है। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आपको ये ध्यान में रखना है सूरदास का रंग, यानी इसमें आपके कर्मभूमि और रंगभूमि में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रंगभूमि है विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे दूसरा प्रश्न है सुभागी किसकी पत्नी थी। जो सुभागी थी वो भैरों की पत्नी थी। तीसरा प्रश्न है सुभागी भैरों की मार के डर से कहाँ छिप जाती। जो सुभागी भैरों की पत्नी थी वो भैरों उसको मारता था, वो मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती थी। इसमें आपके ऑप्शन सही है वो सही होगा। चौथा प्रश्न है किस घटना से सूरदास को आत्मग्लानि हुई और वह फुट फुट कर रोया। यानी सूरदास को आत्मग्लानि स्वयं पर है वो दुख कब हुआ और वह कब रोने लगा। जब उसके चरित्र पर प्रश्न उठाया गया तब उसे आत्मग्लानि हुई। इसमें आपके ऑप्शन सही है वो सही होगा, यानी उसके चरित्र पर है वो कलंक लगाने का प्रयास किया गया। आगे पांचवा प्रश्न है ये किसने सोचा कि जब तक सूर्य को रुलाएगा तड़पाएगा नहीं तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। यानी जब तक सूरदास को रुलाएगा नहीं तड़पाएगा नहीं तब तक किसको चैन नहीं मिलेगा, ये है वो भैरव ने सोचा था। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। जो भैरव है वो सुभागी का पति था। छठा प्रश्न है बिस्कोर की माटी पाठ में वो भसीण शब्द का संबंध किस पुष्प से। जो बिस्कोर की माटी पाठ है उसमें जो भसीण शब्द है उसका अर्थ क्या है। जो भसीण शब्द है उसका अर्थ है वो कमल पुष्प से संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शन सही है वो सही होगा। सातवां प्रश्न है छप्पन का काल किस वर्ष पड़ा। जो छप्पन का काल है वो 1899 में पड़ा। इसमें आपके ऑप्शन दे सही होगा। ये छप्पन का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, और जो विक्रम संवत है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। आज 2025 है तो इसमें आप 57 जोड़ोगे तो आपके विक्रमी संवत प्राप्त होगा। यदि आप 57 जोड़ोगे तो 2082 आएंगे, और जो विक्रमी संवत है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, यानी आपके मार्च के बाद है विक्रम संवत 2082 लगेगा। अभी 2081 चल रहा है। जो विक्रम संवत है ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है, इसलिए जो 56 का काल है वो 1899 में यानी विक्रम संवत 1956 में पड़ा है। इसमें आपके ऑप्शन दे सही है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 8वां प्रश्न है सूरदास की झोंपड़ी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है। जो सूरदास की कहानी झोंपड़ी है उस कहानी का मुख्य पात्र सूरदास है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। जो सूरदास है मुख्य पात्र है भैरव सुभागी और जगदर ये उस कहानी के गौण पात्र, यानी इसकी भूमिका कम है, लेकिन सूरदास के केंद्रित ये कहानी इसलिए इसका मुख्य पात्र है वो सूरदास है। 9वां प्रश्न है शिप्रा नदी द्वारा किसके पांव पखारे जाते हैं। जो शिप्रा नदी उसके द्वारा महाकालेश्वर के पांव पखारे जाते हैं। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। 10वां प्रश्न है गांव में लू से बचने की दवा क्या थी। जो लेखक का गांव था उसमें लू से बचने की दवा थी कच्चे आम का जो पन्ना होता है वो लू से बचने की दवा थी। इसमें आपके ऑप्शन सही है वो सही होगा। 11वां प्रश्न है सूरदास की झोंपड़ी से रुपयों की थैली उठाने और उसे जलाने का काम किसने किया। यानी सूरदास की झोंपड़ी को जलाने का काम और उसे रुपए किसने चुराए। सूरदास की झोंपड़ी को भैरव ने जलाया और उसने ही रुपए चुराए। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। 12वां प्रश्न है किसने कहा यह कैसे लगी सूर्य चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी। ये है वो बजरंगी ने कहा था। जो एक ग्रामीण था उसने कहा सूरदास ये आग कैसे लगी, क्या आपने चूल्हे में आग तो खुली नहीं छोड़ दी थी। 13वां प्रश्न है ये किसने कहा कि क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था। ये है वो जगदर ने कहा था। सूरदास से पूछा कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, यानी आग है उसको शांत नहीं किया था। 14वां प्रश्न है किसने कहा चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ये वो नाइक राम ने कहा यदि के चूल्हा ठंडा कर देता तो दुश्मन जो इसके जलने का इंतजार कर रहे हैं उनका कलेजा कैसे ठंडा होता है। इसमें आपके ऑप्शन दे सही होगा। ये जो कथन है उसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि किसने क्या कहा था। 15वां प्रश्न है किसने ये कहा कि तुम क्या बिगाड़ोगे भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब सुहा हो गया था। ये किसने कहा था। ये है वो ठाकुर जी ने कहा था कि तुम क्या बिगाड़ोगे भगवान ही जिसने इसकी झोंपड़ी जलाई वो बिगाड़ देंगे। इसमें आपके ऑप्शन ए है उससे होगा। जो कथन और कहने वाले उसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 16वां प्रश्न है किसने कहा अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते, अब चलो आराम से सो रहे हो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। ये वो नाइक राम ने कहा था कि आप झोंपड़ी के अंदर से जलती हुई झोंपड़ी के अंदर तो जा सकते हो लेकिन सजी हुए वो बाहर नहीं निकल सकते। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। 17वां प्रश्न है किसने कहा कि मूल्य वाले तुम्हें भड़काएंगे पर मैं भगवान से कहता हूं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये जगदर ने कहा था कि
सूरदास कहा कि मोहल्ले वाले लोग हैं वो तेरे को भड़काएंगे कि ये सारा कार्य जगदर का है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। 18वां प्रश्न है, जो खुद भी खोंचा लेकर घूमकर कम तोलता है, आज मन सूर्य के पेशों को लेकर विचलित हो रहा था, वह कौन है? यानी कौन खोंचा लेकर कम तोलता है और उसका किसका मन विचलित हो रहा था? जो जगदर है वो खोटा तोलता है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। जगदर का मन है वो भैरों के हाथ में पेशों को देकर विचलित हो रहा था। 19वां प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी में आग लगने के बारे में कौन जानता था? जो सूरदास की झोंपड़ी में आग लगी थी उसके बारे में सुभागी जानती थी। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। जो सुभागी है वो भैरों की पत्नी थी और भैरों ने ही सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाई थी। 20वां प्रश्न है, मिठुआ किसके घर से रोता हुआ चला रहा था? मिठुआ है वो घिसू के घर से रोता हुआ चला रहा था। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही है। जो मिठुआ है वो सूरदास का पोष्य पुत्र था। 21वां प्रश्न है, किसने कहा कि हम भी 100 लाख बार बनाएंगे? यानी सूरदास ने कहा था। जब मिठुआ ने पूछा कि यदि 100 लाख बार घर जला देंगे तो सूरदास ने कहा हम भी 100 लाख बार जलाएंगे। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। 22वां प्रश्न है, भस्म स्तूप के चारों ओर कौन जमा हो गए थे जिन्होंने प्रश्नों से सूरदास को परेशान किया? जो भस्म स्तूप यानी उसकी जो जली हुई झोंपड़ी थी उसके चारों ओर है वो बालक जमा हो गए थे जिनके प्रश्नों ने सूरदास को परेशान किया। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। 23वां प्रश्न है, आजकल तो देखते ही हो बल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है? ये किसने कहा? ये भैरों ने कहा कि आजकल तो है वो बल मटेरों के चलते, यानी बल मेट्रों के चलते बिक्री है वो मंदी है, यानी रोजगार है अच्छा नहीं चल रहा है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। ये भैरों ने है वो जगदर से कहा था। 24वां प्रश्न है, गांव में अकाल के समय प्राकृतिक संपदा के रूप में विश्वनाथ त्रिपाठी ने किसे खाने योग्य बताई? यानी जब विश्वनाथ त्रिपाठी के गांव में अकाल पड़ता था तब प्राकृतिक रूप संपदा के रूप में किसे खाया जाता? जो कमल ककड़ी होती है उसको खाया जाता है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। 25वां प्रश्न है, कमल, कोया, हरसिंगार, तोरो, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, कदम ये किसके नाम है? ये है वो फूलों के नाम है। आपको इस पार्ट में जो फूल, फल और पक्षियों के नाम आए उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो कमल, कोया, हरसिंगार, तोरो और लौकी, भिंडी, भटकटैया ये फूलों के नाम है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। 26वां प्रश्न है, डोडा, मजगिदुआ, धामिन, गोवन, घोरकड़ई ये किसकी प्रजाति है? ये सांपों की प्रजाति। आपको इनको भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। 27वां प्रश्न है, कौन अपनी चोंच से इतनी सतर्कता और कोमलता से दोनों के अंदर अंडे छिपा लेती है? जो बतख होती है वो सतर्कता और कोमलता से अपने डेने होते हैं उनके अंदर अंडों को छिपा लेती है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। 28वां प्रश्न है, विश्वनाथ का छोटा भाई पैदा हो जाने पर उसका दूध कट गया, बाद में उसको किसने पाला? यानी विश्वनाथ का जब छोटा भाई हुआ तो उसका दूध कट गया, उसके बाद है उसको एक कसरेइन दाई ने पाला था। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो से है वो सही होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यानी विश्वनाथ का है छोटा भाई होने के बाद पालन पोषण है वो कसरेइन दाई ने किया था। 29वां प्रश्न है, सुई की डोरी से बनी हुई कतरी क्या कहा जाता है? ये अति महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया कि सूजनी क्या है? जो सुई की डोरी से बनी हुई कतरी होती है उसको सूजनी या गुदड़ी कहा जाता है। इसमें आपके ऑप्शन से और सही होगा, यानी ये दोनों ही कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, कमल, कोया, हरसिंगार आदि पुष्प है वो किस ऋतु में फूलते हैं? जो कमल, कोया और हरसिंगार है ये शरद ऋतु में फूलते हैं। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। 31वां प्रश्न है, भरभंडा या सत्यानाशी का फूल का दूध है वो माँ कब लगाती थी? जो भरभंडा या सत्यानाशी फूल है उसका दूध है वो माँ जब आंख आती थी उस समय लगाती, यानी जब आंखों की बीमारी होती है उस समय लगाती। इसमें आपके ऑप्शन से और सही होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि सत्यानाशी का फूल किसे कहा जाता है? जो सत्यानाशी का फूल है वो भरभंडा को कहा गया है। 32वां प्रश्न है, फूल खिले खिले फूल, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि है वो नवल शुक्ल है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 33वां प्रश्न है, सबसे खतरनाक सांप की प्रजाति जो गोवन थी उसे किस और नाम से जाना जाता है? सबसे खतरनाक सांप की प्रजाति गोवन थी उसे फेंटारा के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। 34वां प्रश्न है, चेचक के रोगी के पास कौन से फूल और पत्ते रखे जाते हैं? जो चेचक का रोगी होता है उसके पास है वो नीम के फूल और पत्ते रखे जाते हैं। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए जो ग्रामीण तरीके अपनाए जाते हैं उनमें से आपके 1% पक्का पूछा जाता है, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 35वां प्रश्न है, ततैया का डंक किस फूल के सूंघने से झड़ जाता है? जो ततैया का डंक है जो बेर का फूल होता है उसको सूंघने से झड़ जाता है। इसमें आपके ऑप्शन है सही होगा। जो ततैया है उसे राजस्थानी भाषा में टांटिया भी कहा जाता है। जो बेर का फूल होता है वो सूंघने से उसका डंक है वो झड़ जाता था। 36वां प्रश्न है, कटहल किस ऋतु का फल और तरकारी है? जो कटहल है उससे फल और सब्जी दोनों बताए गए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो कटहल है वो गर्मी का फल और सब्जी दोनों है। 37वां प्रश्न है, खेतों में पानी देने के लिए जो नालियां बनाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? खेतों में पानी देने के लिए जो नालियां बनाई जाती है उसे बर्रा कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन ए और सही होगा, यानी बर्रा क्या है? खेतों में पानी देने के लिए जो छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है उन्हें बर्रा कहा जाता था। 38वां प्रश्न है, बिस्कोर में किसके घर के आंगन में जुई लगी थी? यानी जुई का पौधा किसके घर में लगा हुआ था? जो संतोषी भैया उसके घर में जुई का पौधा लगा था। इसमें आपके ऑप्शन ए सही होगा।
39वां प्रश्न है सूरदास का चरित्र है, यानी सूरदास का चरित्र कैसा है? सूरदास का चरित्र है वो पुनर्निर्माण में विश्वास रखने वाला, वो प्रतिशोध यानी बदला लेने की भावना नहीं रखता था। इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही है। 40वां प्रश्न है झोंपड़ी से निकलती ज्वालाओं की तुलना किससे की गई? जो झोंपड़ी से निकलती हुई ज्वाला है उसकी तुलना मंदिर का जो सौरण कलश होता है उससे की गई। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। 41वां प्रश्न है बिस्कोर में देवी का फूल किसे माना जाता है? जो गुड़हल का फूल है उसे देवी का फूल माना जाता है। 42वां मालवा में मानसून के जाने का महीना कौन सा होता है? जो मालवा में मानसून के जाने का महीना है वो क्वार महीना होता है, क्वार यानी आश्विन। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 43वां प्रश्न है अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता पाठ है, प्रभास जोशी ने जब लिखा था उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? जो अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में ये पाठ के लेखक प्रभास जोशी और उन्होंने जब ये पाठ लिखा था उस वक्त उनकी उम्र है वो 70 वर्ष थी। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। 44वां प्रश्न है किस नदी ने यशवंत सागर को इतना भर दिया कि 25 साइफन एक साथ चलाने पड़े? जो गंभीर नदी है उसने यशवंत सागर को इतना भर दिया। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि यशवंत सागर का संबंध किस नदी से? यशवंत सागर का संबंध है वो गंभीर नदी से। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। 45वां प्रश्न है ज्ञान तो पश्चिम रहने से का बाद या इस कथन में भाव कौन सा? यानी ज्ञान तो कवि ने बताया कि लोगों को लगता है कि जो पश्चिम में पुनर्जागरण हुआ था उसके बाद ही लोगों के पास ज्ञान है। इसमें व्यंग्य का भाव यानी ज्ञान है वो हमारे भारतीय लोगों ने इससे पहले भी खोजा था। इसमें आपके ऑप्शन दे सही होगा। इसमें व्यंग्य भाव प्रकट होता है। आगे 46वां प्रश्न है हाथीपाला नाम क्यों पड़ा? हाथीपाला नाम है इस पर हाथी पर बैठकर गुजरने का जो एक नाला है उसका नाम हाथीपाला पड़ा है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। 47वां प्रश्न है ओंकारेश्वर जाते समय कौन सा घाट आता है? जब ओंकारेश्वर जाता है तो उस समय विंध्य घाट आता है। इसमें आपके ऑप्शन ए सही है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 48वां प्रश्न है नेमावर के रास्ते ही केवड़ेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? यानी केवड़ेश्वर से जो शिप्रा नदी है वो निकलती है। इसमें आपके ऑप्शन से है सही होगा, जो नेमावर के रास्ते बहती है। 49वां प्रश्न है पिछले 128 सालों में मालवा में 77 इंच पानी कब गिरा था? यानी 77 इंच सर्वाधिक बारिश है वो कब हुई थी? मालवा में सर्वाधिक बारिश है 1973 में हुई थी, उस वक्त 77 इंच पानी गिरा था। 50वां प्रश्न है भारी बारिश से सोयाबीन की फसल गल गई लेकिन इसकी भरपाई है वो किस फसल से हुई? यानी भारी बारिश होने के कारण जो सोयाबीन की फसलें वो नष्ट हो गई, लेकिन इसकी भरपाई के लिए कौन सी नई फसलें हुई? जो गेहूं और चना है वो भारी बारिश से अधिक हुआ, इसके कारण इस सोयाबीन की भरपाई हुई। इसमें आपके ऑप्शन ए और सही है। आगे 51वां प्रश्न है नई दुनिया पत्रिका की लाइब्रेरी में पानी के रिकॉर्ड कब से उपलब्ध है? जो नई दुनिया पत्रिका उसकी लाइब्रेरी में पानी के रिकॉर्ड 1878 से उपलब्ध है। 52वां प्रश्न है लेखक प्रभास जोशी है वो नदी को क्या मानते हैं? लेखक प्रभास जोशी है वो नदी को माता मानते हैं। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। 53वां प्रश्न है इनमें से कौन सा सांप है जो दो मुंह होता है? यानी उसके दो मुख होता है। जो भटिया सांप होता है उसके दो मुंह होता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। जो फेंटारा या घोरकड़ाई सांप है वो सबसे खतरनाक सांप होता है। 54वां प्रश्न है सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनी नाकर मरता है वो घोरकड़ाई सांप होता है। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। 55वां प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि क्या ये सब बिना किसी प्रयोजन के बिना किसी उद्देश्य के किस संबंध में है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा ये जो प्रेम है वो क्या बिना किसी प्रयोजन के बिना किसी उद्देश्य के ये माम की ममता के संबंध में कहा। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 56वां प्रश्न है नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते थे, समाचार भी देते, किस कारण दुखी थे? जो नागदा स्टेशन पर मीना जी चाय वाले थे जो बिना चीनी की चाय भी पिलाते समाचार देते, आज है वो गई रात कुआलालंपुर में जो भारत मैच आ रहा उसके कारण है वो दुखी थे। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। इस प्रकार आपके ये अति महत्वपूर्ण 56 प्रश्न है, इनमें से एक एक नंबर के 5 प्रश्न है वो परीक्षा में पक्के पूछे जाएंगे। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न इस पाठ्य पुस्तक से आपके 2 लघुत्तरात्मक 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 4 नंबर के लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है झोंपड़ी में आग लग जाने सूरदास को किस बात का दुख था और क्यों? यानी झोंपड़ी में आग लग जाने सूरदास को सबसे अधिक दुख किस बात का हुआ और क्यों? सूरदास को उसकी पोटली के जल जाने का दुख था क्योंकि जो उसके जीवन भर की कमाई थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी, उसे दुख था कि उस पोटली में उसका उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार है वो संचित था। उसे दुख इसलिए था क्योंकि जो पोटली में पैसे थे उसके माध्यम से वह अपने पितरों का पिंड दान करना भी चाहता था। दूसरा प्रश्न है सूरदास पोटली में जमा पैसों से क्या क्या करना चाहता? सूरदास जो पोटली में जमा पैसे थे उसे गया जाकर अपने पितरों को पिंडदान करना चाहता। गया एक बिहार में जगह और मिठुआ की सगाई कर बहू घर लाना चाहता ताकि उसको रोटी अपने हाथों से नहीं बनानी पड़े। यानी जो पोटली में पैसे थे उनसे अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता और मिठुआ की सगाई करना चाहता था। तीसरा प्रश्न है लोगों के चले जाने के बाद भी सूरदास झोंपड़ी की गर्म राख में क्या पाना चाह रहा था? लोग चले जाने के बाद भी जो झोंपड़ी की गर्म राख थी सूरदास उसमें क्या ढूंढ रहा था? लोगों के चले जाने के बाद सूरदास सोचा कि पोटली जल गई होगी पर उसमें से रुपयों की चांदी तो कहीं नहीं गई होगी, इसलिए वह रुपयों की चांदी है उस गर्म राख में ढूंढ रहा था। यानी उसने सोचा पोटली जल गई लेकिन जो चांदी है वो तो नहीं जली, वो चांदी ढूंढ रहा था। चौथा प्रश्न है जगदर को कैसे अंदेशा हुआ कि झोंपड़े
में आग है वो भैरव ने लगाई, क्योंकि भैरव ने जगदर से सूरदास को रुलाने की बातें कही। यानी जगदर को तब अंदेशा हुआ जब उसने पहले भैरव ने है वो जगदर को कहा था कि वह सूरदास को रुलाएगा, और उसने कहा था कि वह अपमान का बदला अवश्य लेगा। इसलिए उसकी बात याद करके उसको अंदेशा हुआ कि सूरदास के झोंपड़े में आग है वो भैरव ने ही लगाई थी। 5वां प्रश्न है, जगदर भैरव को सूरदास के रुपए वापस लौटाने के लिए क्यों कह रहा था। यानी जगदर ने सूरदास भैरव से कहा कि वो सूरदास के रुपए वापस लौटा दे। उसने किस भाव से कहा। जगदर है वो मन का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय वह भैरव के पास अचानक आए इतने पैसों को पता नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि आधे रुपए उसे मिल जाए तो अच्छा रहा। यानी वो ईश्वरिया के भाव से है वो भैरव को कह रहा था कि उसके रुपए वो सूरदास को वापस लौटा दे। जब भैरव के पास पैसे आए तो उसके मन में ईश्वरिया का भाव उत्पन्न हो रहा था। 6वां प्रश्न है, जगदर भैरव को क्या कहकर डराता है कि तुम्हें सूरदास के पैसे वापस लौटा देना चाहिए। जगदर है वो कहता है कि सूर्य को बड़ी मशक्कत की कमाई, यानी ये बड़ी मेहनत की कमाई है, हजम नहीं होगी, तुझे पुलिस पकड़ लेगी, या गरीब की हाई बड़ी जानलेवा होती, ये कहकर डराता है। यानी या तो तुझे पुलिस पकड़ लेगी या सूरदास है पुलिस में नहीं जाएगा, जो गरीब की हाई लगती है, जो उसकी गाली लगती है, वही तेरे लिए जानलेवा होगी, ये कहकर डराता था। 7वां प्रश्न है, सुभागी किसको भैरव का दूसरा रूप मानती हुए अपने घर कभी वापस क्यों नहीं जाना चाहती। सुभागी है वो जगदर को भैरव का ही दूसरा रूप मानती थी। वह अपने घर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका पति जो भैरव है उसको पीड़ता था, जरूरत की कोई भी चीज उसे लाकर नहीं देता, और उसने सुभागी के चरित्र पर शक के कारण सूरदास की झोंपड़ी भी जला दी। यानी भैरव ने वो सुभागी के चरित्र पर शक के कारण सूरदास की झोंपड़ी भी जला दी। इस कारण वो सुभागी घर वापिस नहीं जाना चाहती। 8वां प्रश्न है, सुभागी ने यह क्यों तय किया कि वह भैरव के घर ही रहेगी। जब सुभागी को जगदर से यह सुनने को मिला कि भैरव ने आग लगाने से पहले झोंपड़े की धरण से जो पैसों की पोटली वो चुरा ली थी। दूसरी बात, सूरदास के चेहरे की ऐसे ही वेदना को देखा, तब उसने ये सोचा कि मेरे कारण ही सूरदास को यह नुकसान हुआ। तब उसने भैरव के घर पर ही रहने की बात कही। यानी पहले उसने निश्चय किया था कि अब वो भैरव के घर नहीं रहेगी। जब उसे पता चला कि भैरव ने वो सूरदास की पैसों की पोटली चुरा ली, तब उसने सोचा कि अब वह भैरव के घर ही रहेगी, जैसे तैसे उस पोटली को वापिस सूरदास को लौटाने का प्रयास करेगी। 9वां प्रश्न है, सूरदास विजय गर्व की तरंग में राह के ढेर को दोनों हाथों से क्यों उड़ाने लगा। पहले तो वह अपने पैसों को चले जाने से और भैरव द्वारा सुभागी पीड़ने के बाद से निराशी यानी निराशा, गलानी, चिंता और शोभ में डूबा हुआ था। लेकिन जब उसके बेटे को घिसू ने चिढ़ाया कि खेल में रोते हो, तो उसे इस बात से ऐसा लगा कि किसने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। सूरदास में यह भी माना कि जीवन भी तो एक खेल है, यानी जीवन एक खेल के समान है, इसलिए वह विजय गर्व की तरंग में उठ खड़ा और दोनों हाथों से राख उड़ाने लगे। यानी उसने सोचा कि जीवन तो एक खेल है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहता है, इसमें हार जीत है वो होती रहती है, यदि हारा हो तो फिर भी जीत सकता हूँ। आगे 10वां प्रश्न है, मालवा के शासकों ने पानी के रखरखाव के लिए क्या प्रबंध किए। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया। जो मालवा के पहले प्राचीन शासक थे उन्होंने पानी के रखरखाव के लिए क्या प्रबंध किए। पानी के रखरखाव को समझते हुए राजाओं ने पठार पर पानी को रोककर रखने के उपाय किए। उन्होंने पानी संरक्षण के लिए अनेक तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई, ताकि बरसात का पानी है वो रुका रहे और धरती के गर्भ में पानी को सुरक्षित रखा जाए। यानी जो बरसाती पानी है उसको उपयोग में लाया जाए, जो भूगर्भ का पानी है उसको सुरक्षित रखा जा सके। 11वां प्रश्न है, विश्वनाथ की मां लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय करती। विश्वनाथ की मां धोती या कमीज से गांठ बांधकर प्याज बांध देती और कच्चा आम का पन्ना गुड़ या चीनी भूनकर उसको पिलाती और उसका शरबत है वो देह में लेपती और सिर धोती। ये लू से बचने के उपाय करती। 12वां प्रश्न है, गुलाम अली साहब की पहाड़ी ठुमरी कौन सी है जिससे सुने विश्वनाथ क्यों रोने लगता है। गुलाम अली साहब की पहाड़ी ठुमरी है अब तो आओ साजन, ये उसकी ठुमरी थी क्योंकि उसे सुनकर विश्वनाथ को अपने से लगभग 10-12 साल बड़ी वह औरत जो किसी सुंदरी से कम नहीं थी, वह औरत इस ठुमरी को सुनने से व्याकुल नजर आती तो विश्वनाथ रोने लगते, यानी उस औरत की व्यथा देख रहे वो रोने लगते थे। आगे 13वां प्रश्न है, बिस्कोर में हुई बरसात का वर्णन अपने शब्दों में करें। यानी बिस्कोर में बरसात किस तरह हुई। बिस्कोर में बरसात है वो अचानक नहीं आती, पहले काली घटा छा जाती है, बादल गरजते हैं, फिर दूर से आ रही घोड़ों की सेना की तरह बारिश आती है। यानी जब बारिश आती है तो ऐसा लगता है कोई घोड़ों की सेना आ रही। फिर बिस्कोर की धरती, सिवान, आकाश, दिशा, तालाब और जो बूढ़ी राप्ती नदी, ये सभी निकल उठते थे। आगे 14 प्रश्न है, फूल केवल गंध ही नहीं देते दवा भी देते हैं, कैसे। लेखक विश्वनाथ ने बताया कि उसके गांव में तरह तरह के पुष्प खिलकर है वो ग्रामीण प्रकृति को सुंदरता प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने एक पुष्प भरभंडे के बारे में बताया कि उससे सत्यानाशी भी कहता है, जिसका दूध बच्चों की आंख आने पर माँ आंख में लगाई करती है। यानी आंख की बीमारी होने पर जो भरभंडा पुष्प है उसका दूध लगाया जाता है, इसलिए फूल को सुगंध के साथ दवा देने वाले भी कहा गया है। आगे 15 प्रश्न है, पहली बारिश में नहाने से शरीर के कौन कौन से रोग मिलते हैं। यानी जो प्रकृति में सबसे पहली बारिश होती है उसमें नहाने से शरीर के कई रोगों से मुक्ति मिलती है, जैसे दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी है, ये पहली बारिश में नहाने से इससे मुक्ति मिलती है। आगे 16 प्रश्न है, वर्षा ऋतु में ग्रामीण क्या क्या कष्ट उठाता है। वर्षा ऋतु में है वो हर तरफ गंदगी, कीचड़ और बदबू होती है, खाना बनाने के ईंधन है वो गीला हो जाता है, जिससे खाना बनाने में परेशानी होती है। धरती पर जौ, केचुआ, जुगनू, बेका, गोंजर, मच्छर और डांस आदि फैलने लगते हैं, जिससे ग्रामीण लोग है वो परेशान रहते हैं।
17वां प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यानी लेखक ने औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की अपसभ्यता क्यों कहा। लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मानव कृत्रिम विकास को प्राथमिकता देने लगे, अधिकाधिक धन अर्जन इसका उद्देश्य समझने लगा, जिसे पेड़ पौधे काटकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और विषैली गैसों का व्यापार कर प्रकृति को उजाड़ा जा रहा है, इसलिए इसे उजाड़ की अपसभ्यता कहा जाता है। यानी जो वर्तमान औद्योगिक विकास की सभ्यता है उसमें प्रकृति को उजाड़ा जा रहा है, जो पेड़ पौधे काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो विषैली गैसें हैं उनका प्रभाव बढ़ रहा है, इस कारण जो औद्योगिक सभ्यता है उसको उजाड़ की अपसभ्यता कहा गया है। 18वां प्रश्न है, लोक में छप्पन का काल सुनने में आता है, वो कौन सा समय और उस समय मालवा की क्या स्थिति रही। यानी लोक में जो छप्पन का काल है वो 1899 ईस्वी सन में गिरा था। उस समय मालवा में 15.75 इंच पानी गिरा था, लेकिन मारवाड़ से भी लोग अपनी विपत्ति के समय यहाँ मालवा आए थे, क्योंकि यहाँ पीने का पानी था और खाने को भी पर्याप्त साधन थे। यानी मालवा की स्थिति इतनी दूर से स्थानों के समान है वो खराब नहीं हुई थी। 19वां प्रश्न है, आज मालवा की जो सदानीरा नदियां अपने गालों के आंसू भी क्यों नहीं बहा सकती। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यानी जो सदानीरा हमेशा बहने वाली नदियां थी, आज उसमें थोड़ा भी पानी नहीं, क्योंकि अब लोग मालवा में प्रकृति माता से जुड़े थे तो नदी हमेशा बहती। अब लोगों ने स्वार्थ से प्रकृति को तरह तरह के नुकसान दिया, जिसके कारण वर्षा भी कम होती है, इस कारण वो नदियां अपने गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। इस प्रकार जो आपके 19% लघुतरात्मक, इनमें से 2 प्रश्न है परीक्षा में पक्के पूछे जाएंगे। आपको इनको 3 से 4 बार जरूर पढ़ना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। आगे निम्नात्मक प्रश्न, इस पुस्तक से आपके एक 3 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में यानी 8 से 10 लाइन में देना है। इसमें पहला है, आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती, सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आशा से ज्यादा दीर्घजीवी यानी लंबे समय तक चलने वाली कोई वस्तु नहीं होती। आशा को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में दीर्घजीवी कहा जाता है, क्योंकि आशा है व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देती है। सूरदास क्रम से भिखारी था, किंतु उसे आशा थी कि वह एक दिन गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करेगा, एक कुआं और मंदिर भी बनवाएगा, मिठुआ का विवाह भी करेगा। इसी आशा कारण वह रूखा सूखा खाकर भी उसने 500 से अधिक राशि एकत्रित की थी। विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति आशावादी बना रहता है। भैरव ने शत्रुतावश झोंपड़ी में आग लगा देने पर सूरदास को आशा थी कि उसकी पोटली उसको मिल जाएगी, इस कारण वह राह के ढोर को टटोल रहा था, इस कारण वो आशा को दीर्घजीवी कहा गया है। आगे दूसरा प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषता बताइए। सूरदास के चरित्र की कौन कौन सी विशेषता। इसमें पहली विशेषता है दृष्टिहीन और गरीब। सूरदास दृष्टिहीन है यानी अंधे और गरीब है, वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। सहृदय व्यक्ति है। सूरदास की सहृदयता है कि वह एक अनाथ बालक मिठुआ का पालन पोषण अपनी संतान की तरह करता है। जो मिठुआ है वो सूरदास का पोष्य पुत्र, यानी वो एक अनाथ बालक है, सूरदास उसका पालन पोषण करता है। तीसरी विशेषता आत्मविश्वासी। सूरदास आत्मविश्वासी यानी स्वयं में विश्वास करने वाला, वह फिर से घर बनाने और रुपए कमाने पर विश्वास करता है। और सहनशील। सूरदास झोंपड़ी में आग लग जाने पर उसका सब कुछ जलकर राख हो जाता है, फिर भी वह सारी हानि धैर्यपूर्वक स्वीकार कर लेता है। पांचवी और महत्वपूर्ण सूरदास चरित्र की विशेषता बदले की भावना की अपेक्षा पुनर्निर्माण पर आस्था, यानी प्रतिशोध के बजाय पुनर्निर्माण में विश्वास। सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी, किंतु फिर भी वह बदले की अपेक्षा पुनर्निर्माण पर आस्था रखता है। आगे तीसरा प्रश्न है, भैरों के हाथ थैली लगने का पता होने पर जगदर की क्या मनोदशा हुई, उसका चित्रण कीजिए। यानी जब जगदर को पता चला कि जो सूरदास के पैसों की पोटली है वो भैरों के पास है, तब उस समय उसकी क्या मनोदशा हुई। भैरों के हाथ सूरदास की थैली लगने का पता होने पर जगदर इसलिए वह सोचने लगा कि अब तो भैरव है वो मौज उड़ाएगा, पाप पुण्य तो कुछ भी नहीं, मैं भी दिन भर है वो झूठ बोलता हूँ, कम तोलता हूँ, खोटे बाटों का प्रयोग करता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ, ईमान गंवाने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता, ये जानते हुए भी कि ये बुरा काम है, लेकिन बाल बच्चों की खातिर अनुचित कार्य करता हूँ। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, इसका किया गया गुनाह है बेस्वाद तो नहीं रहा। फिर जगदर ने ईश्वरीय पूर्वक सारी बात है सूरदास और सुभागी को बता दी। यानी इसने गुनाह तो किया, लेकिन गुनाह के बजाय इसको कुछ फायदा हुआ, और मैं हमेशा है वो अपना ईमान बेचता हूँ, फिर भी मेरे कुछ प्राप्त नहीं होता है। फिर उसने इसलिए पूर्वक ये पूरी बात है सूरदास और सुभागी को बता दी थी। आगे चौथा प्रश्न है, बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर शरद ऋतु प्राकृतिक छटा का वर्णन कीजिए। बिस्कोर की माटी पाठ में वर्षा के बाद शरद ऋतु की प्राकृतिक आभा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि बरसात के बाद बिस्कोर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी, राप्ती नदी सभी निकल उठते हैं। धान के पौधे वो झूमने लगते हैं। भुट्टे, चरी और सनई के पौधे, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे और फिर लताएं, ये सभी झूम उठते हैं। शरद में फूल, तालाब में शैवाल, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब, नीले जल के कारण आकाश का जल है वो अगाध यानी बहुत गहरा लगता है। तालाबों का नीला प्रसन्न जल ऐसा लगता है कि अभी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। जो शरद ऋतु में हरसिंगार के सफेद फूल खिल जाते हैं और सभी वनस्पतियों में निर्मल सौंदर्य आ जाता है। रात के स्वच्छ आकाश में ताने छिटक जाती है, ऐसा दृश्य बहुत ही मन भावना लगता है। आगे पांचवा प्रश्न है, बिस्कोर की माटी पाठ की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। यानी बिस्कोर की माटी पाठ में मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, या इसके माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास की गई। बिस्कोर की माटी पाठ की मूल संवेदना प्रकृति के साथ मानव संबंधों की पड़ताल करनी, यानी प्रकृति के साथ मानव के संबंध कैसे है, जीवन की स्थितियां ऋतु परिवर्तन के साथ कैसे बदलती है, गाँव के लोग प्राकृतिक प्रकोपों का सामना किस तरह करते हैं,
प्रकृति जग से किस तरह अपना अटूट प्रेम संबंध रखता है, इन सभी की व्यंजना करना इसका मूल भाव। इस पाठ से हमें यह भी सीख मिलती है कि वर्तमान समय में आधुनिकता के कारण हमें प्रकृति से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रकृति से जुड़ा रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रकृति के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहिए और दवाइयों के स्थान पर जो प्रकृति से निर्मित जड़ी बूटियां उनका प्रयोग करना चाहिए। आगे छठा प्रश्न है, 20 कोर की माटी पाठ में लेखक ने कौन कौन से प्राकृतिक पेड़ पौधों का अर्थात वनस्पतियों का वर्णन किया, उसे अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यानी कौन कौन से प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन किया। 20 कोर की माटी पाठ में नंगा तलाई गांव का वर्णन है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में। इसमें कई पेड़ पौधे और वनस्पतियों का वर्णन हुआ। इसमें पहला है कमल। नंगा तलाई गांव का जो पोखरियान तालाब है उसमें कमल खिलता है। अकाल के समय लोग कमल ककड़ी भी खाते थे। कमल का बीज कमल गट्टा भी अधिकतर खाया जाता। कोइया ये जल में उत्पन्न होने वाले एक पुष्प है जिसे कुमुद भी कहा जाता है। इसे कोका बेली के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे सातवां प्रश्न है, विश्वनाथ ने अपनी मांग की तुलना है बत्तख से, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा में कई बार पूछा गया, आपसे भी पूछा जा सकता है कि 20 कोर की माटी पाठ के आधार पर यह बताइए कि मांग की तुलना है बत्तख से, क्योंकि ये इसमें पहला है कारण है वो खतरों से बचाना। जिस प्रकार बत्तख है अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडों की दुनिया को नजरों से बचाई रखती है, उसी प्रकार लेखक की माँ भी ढाल बनकर अपने बच्चों को बुरी नजरों से बचाती है। दूसरा कारण है सार्थकता और कोमलता से देख रहे। जिस प्रकार बत्तख माँ अपनी पहनी चोंच से सतर्कता बढ़ते हुए कोमलता से अपने अंडों को पंखों के अंदर छुपाती है, उसी प्रकार मानव माँ यानी लेखक की माँ अपने बच्चों को डांटते मारते समय भी यह ध्यान रखती है कि शिशु को नुकसान नहीं पहुंचे। और तीसरा कारण है आने वाले खतरे को भांपना। जिस प्रकार बत्तख माँ की निगाह सदैव कौवे की ताक पर रहती है, उसी प्रकार माँ भी है वो बच्चे पर आने वाले संभावित खतरे को भांप लेती है। यानी जिस प्रकार है वो बत्तख अपने बच्चे को खतरे से बचाती है, उसी प्रकार लेखक की माँ भी बच्चे खतरे से बचाती है। और जिस प्रकार बत्तख है वो सार्थकता और कोमलता से देख रेख करती है, उसी प्रकार लेखक की माँ भी सार्थकता और कोमलता से देख रेख करती है। जिस प्रकार बत्तख आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेती है, उसी प्रकार मानव माँ भी है वो आने वाले खतरे को पहले भांप लेती है। आगे आठवां प्रश्न है, अपना मालवा पाठ में मूल भाव क्या, लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है, आप उसकी पूर्ति किस प्रकार कर सकते हैं। जो अपना मालवा पाठ है इसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भौतिकता की ओर में प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी जगह उद्योग स्थापित नहीं करने चाहिए जहां लोगों की बसावट है, क्योंकि ऐसा करने से उन लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, अपनी आजीविका गंवानी पड़ती है। लेखक ने यही संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए और धरती में जो पानी को रोकने है तो कुएं तालाब बावड़ी पुनः खुदवा कर जल स्रोत का ध्यान रखा जाए। यानी इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया गया है। आगे 9वां प्रश्न है, धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका क्या भूमिका है, ये भी अति महत्वपूर्ण है, पिछली कई परीक्षा में पूछा गया। यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है। इसमें पहला है वातावरण के गर्म होने के कारण आज औद्योगिक विकास के चलते जो उद्योग धंधे कल कारखाने लगा रहे हैं उससे वातावरण को गर्म करने वाली गैसें निकलती है, ये गैसें वातावरण तापमान को बढ़ा रही है। दूसरा इसमें यूरोप और अमेरिका की भूमिका। यूरोप और अमेरिका देश समर्थ देश यानी विकसित देशों की श्रेणी में आता है। यह देश अपने औद्योगिक विकास के लिए जो उद्योग स्थापित करता है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैसें निकलती है जो धरती के वातावरण को गर्म करती है। और इसे कम करने के उपाय इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति के विकास को साथ लेकर चलना होगा। औद्योगिक विकास में ऐसा विकल्प चुनना होगा जिससे उद्योगों प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचे। आगे 10वां प्रश्न है, निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती है, इस पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट करना। जो सूरदास झोंपड़ी पाठ है उसके आधार पर, यानी निद्रा अवस्था में भी लोगों को कुछ पता चल जाता है, उनकी चेतना पूर्णतः सोती नहीं, जो उपचेतना होती है वो जागृत रहती है। निद्रा अवस्था में मनुष्य अवचेतन मस्तिष्क है वो क्रियाशील रहता है और आने वाली विपत्ति से मनुष्य सावधान कर देता है। सूरदास की झोंपड़ी में आग लग जाने पर उसके अवचेतन ने उन्हें सजग कर दिया और गाँव के सभी लोग आग बुझाने में लगे थे। 11वां प्रश्न है, प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। विश्वनाथ जब 10 वर्ष का था तब उसने उस औरत को पहली बार बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा, उसे देखकर उसे लगा जैसे बरसात की चांदनी में जो रात में जूही का फूल होता है उसकी खुशबू आ रही। उस समय विश्वनाथ संतोषी भैया के घर के आंगन में जूही की बेल को देखते उसकी खुशबू उसके प्राणों में बसी रहती। चांदनी में जूही के जो सफेद फूल ऐसे लगते जैसे पेड़ों लताओं पर चांदनी फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। चांदनी भी फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। वह औरत भी विश्वनाथ को जूही की लता बेल बन गई, चांदनी के रूप में दिखाई दी जिसके फूलों सुगंध आ रही। विश्वनाथ ने उसे औरत के रूप में नहीं देखा और विश्वनाथ ने उसे प्रकृति के सजीव रूप में देखा था। ऐसा लग रहा जैसे प्रकृति ने सजीव स्त्री का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार आपके जो 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें से एक 3 नंबर का प्रश्न है वो पक्का पूछा जाएगा। इस सीरीज में हमने आपके जो अंतराल पाठ्य पुस्तक है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। उससे पहले हमने जो अभिव्यक्ति माध्यम पाठ्य पुस्तक है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जो व्याकरण है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगली सीरीज में हम आपकी जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में अति महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल पर हमने हिंदी साहित्य के 5 मॉडल पेपर हल किए जो इस प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए।